नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक पक्ष और विपक्ष की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी महाभारत के लिए रथी और सारथी तैयार हो रहे हैं। अक्षुणी सेनाएं दम भर रही हैं, आस्थाएं बदल रही हैं और पार्टी में या पार्टियों में कहें दम घुटने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यूपी से गुजरता है। लोकसभा के युद्ध का मैदान हमेशा उत्तर प्रदेश ही बनता रहा है और लोकतंत्र में चाहे जितना बड़ा हो कोई भी, हमेशा उत्तर प्रदेश से ही सब कुछ होता रहा है। जो भी, यहाँ तक कि ज़्यादातर प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हुए हैं और जो दूसरे राज्यों के रहे हुए हैं उनको उत्तर प्रदेश आना पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना है। लेकिन अब हम इतनी सारी बातें आपको किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो एक बार राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, क्रॉस वोटिंग हुई, भयानक क्रॉस वोटिंग हुई और पूरे देश में क्रॉस वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में और तमाम जगह कई ऐसे राज्य हैं जहां क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्ष के वोट राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिले और वो राष्ट्रपति बन गई, एनडीए के उम्मीदवार। अब वही स्थिति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है कि एनडीए ने अपनी लामबंदी कर ली है विपक्ष में। जहां राष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी थी, वहीं वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ इस बार नहीं है। ये सब बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और नेता इसे अपनी दूसरी कर्मभूमि के रूप में बनाने की तैयारी कर रही हैं और वो है ममता बनर्जी। जो खबर है कि लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी और खुद ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय होती नजर आएंगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देश भर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आज़ाद हो, बहुत सारे नाम हैं जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, टीएमसी में शामिल हुए और एक अलग तरीके का राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है। अब देश में गांधी परिवार का जब नाम आता है या गांधियों की बात होती है तो सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को गिना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उसी परिवार का आधा हिस्सा, संजय गांधी का परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी गांधी परिवार की ऐसी सदस्य हैं जो सर्वाधिक 9 बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। इंदिरा गांधी भी इतनी बार कभी लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में नहीं गई हैं। मेनका के पुत्र वरुण गांधी भी लगातार सांसद हैं। लेकिन इधर काफ़ी दिनों से, बल्कि अरसा हो गया, वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हाशिए पर हैं या उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है जानबूझकर। और इधर तो वरुण गांधी उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की व्यवस्था की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। हर इशू पर उनके तीखे ट्वीट आ रहे हैं और वो, चाहे ये संयोग हो और चाहे जानबूझकर वो ऐसा कर रहे हो, उनके सारे ट्वीट, लगभग सारे ट्वीट एक तरीके से सरकार को उलट लग रहे हैं या उलट पड़ रहे हैं। इस सब घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये संकेत और संदेश उन्हें मिल गया होगा, दोनों गांधी को, मेनका गांधी को भी और वरुण गांधी को भी, कि अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में क्या वो घर बैठ जाएंगे? क्या वो राजनीति नहीं करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उनका ठिकाना होगी? क्या उत्तर प्रदेश का कोई दल, सपा बसपा कोई ठिकाना होगी? या फिर यहाँ से काफ़ी दूर बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें शरण देंगी? मंथन में आज इसी पर बात, गांधियों का क्या होगा।
गांधी का भविष्य क्या, यानी गांधियों का क्या होगा। गांधियों मतलब ये दो गांधी माँ बेटे, गांधी का भविष्य। हमने इस शीर्षक के मंथन के, जो हमारा प्राइम टाइम शो है हमारा मंथन, इसके जो शीर्षक के जरिए हमने, इसके शीर्षक के अपने निहितार्थ हैं, इसीलिए हमने इसको कोड में रखा है गांधी। इस देश में गांधी शब्द को लेकर बहुत सारी, गांधी की विरासत को लेकर, गांधी शब्द को लेकर, गांधी की वल्दियत को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, लोग उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरदम कांग्रेस को गांधियों की पार्टी कहकर और एक परिवार की पार्टी कहकर, माँ बेटे की पार्टी कहकर हरदम उसे निशाने पर रखा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस बात को कहते आए हैं, और वो लगातार इसी को एक अभियान के रूप में, कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान वो चला भी रहे हैं। लेकिन गांधी सरनेम आज भी कांग्रेस के लिए आज के दिन भी संजीवनी ही है, क्योंकि माइनस गांधी कांग्रेस ने सोचा एक दो बार, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई। उसी तरीके से एक और एंगल है गांधी के भविष्य का। देश में जिस तरीके से हिंसा, बवाल और तरह तरह के विचारधाराएं, रेडिकलिज्म, इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, ऐसे में क्या गांधी रिलेवेंट रहेंगे? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ट्विटर और जो अन्य सोशल मीडिया माध्यमों में गांधी को खुलेआम, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, कि गांधी को अब वो लोग गालियां दे रहे हैं, खूब गालियां दे रहे हैं। और वो किस विचारधारा के लोग हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। गांधी को गाली कौन देगा? गुडसे की विचारधारा के लोग गांधी को गाली देंगे। गांधी को यूं ही, तो एक ये भी कुचक्र इस देश में चल रहा है, गांधी को मिटाने का, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का, बापू को मिटाने का। तो आज मंथन में जो हम बात करने वाले हैं, फिलहाल फौरी तौर पर मेनका गांधी और वरुण गांधी के भविष्य को लेकर, और ये एक तरीके से हमारा ये ब्रेकिंग न्यूज के साथ ये प्राइम टाइम है। खबर ये है, बंगाल के मीडिया से खबर आ रही है कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी 2 दिनों से पश्चिम बंगाल में हैं। वहां तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, कुछ समारोहों में उन्होंने शिरकत की है, और कहा तो ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं या होनी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये बड़ी खबर है, और जो हिंदी पट्टी का मीडिया है वहाँ छन छन कर खबर आ रही, और मुझे नहीं लगता कि ये खबर हमसे पहले या के न्यूज़ से पहले अभी कहीं इतनी प्रमुखता से नज़र आई हो। उठाई होंगी लोगों ने, लेकिन हम ये मान कर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि भाई अब वरुण गांधी और मेनका गांधी ये क्या राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कांग्रेस का हाथ थामेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो ठीक है, कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस के बजाय वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे हैं, और अब तक की ये पुख्ता खबर है कि दोनों ये नेता टीएमसी के काफ़ी करीब जा चुके हैं, और चर्चा राजनीतिक हलकों में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दोनों टीएमसी का दामन थाम सकते हैं, और टीएमसी इन दो नेताओं के सहारे और जो अन्य नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनके सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि अखिलेश यादव, जिन पर अल्पसंख्यक वर्ग आंख मूंद कर ट्रस्ट करता रहा है, जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल अल्पसंख्यकों और समाजवादी पार्टी के बीच थोड़ा कम हुआ है, और ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा ट्रस्ट हासिल कर चुकी है, और बहुत सारा उनकी जीत में बहुत सारा योगदान अल्पसंख्यक वोटों का है। और भारतीय जनता पार्टी
तो ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बंगाल में घेरती है, लगातार घेरती रही है। तो ये पूरा गणित है, बंगाल से जो पूरा व्यूह रचना, पूरी गुणा गणित चल रही है। लेकिन मैदान उत्तर प्रदेश का होगा। हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी सभी हैदर लखनऊ से जुड़ गए हैं। सभी बहुत स्वागत आपका इस पूरी घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। और भी सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वास्तव में हम इस पूरे मसले को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी सभी हैदर ने ये बहुत अच्छी तरीके से ये गुणा गणित समझाया है। आप भी समझिए। यह बड़ी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि खबर भी बहुत बड़ी है। खबर यह है कि गांधी परिवार के 2 सदस्य मेनका गांधी और वरुण गांधी जल्द ही टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस उपयुक्त समय का इंतजार है, यानी कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी की राजनीति में यूपी हमेशा से प्राथमिकताओं में रहा है। उन्होंने जब भी मौका मिला वह यहाँ आती है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने यहाँ सफल रैलियां की। हालांकि उनकी पार्टी का कैडर अभी जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन विधायक ने जरूर जन्म ले लिया है। ललितेशपति त्रिपाठी का नाम तो आपने सुना ही होगा। टीएमसी से यूपी के इकलौते विधायक हैं। ममता बनर्जी ने देश के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे अपनी ताकत बना ली है। गोवा से बिहार और दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक उनके संपर्क में देश के जाने माने नेता हैं। ममता गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी विचारधारा की बड़ी ध्वजावाहक बनकर उभरी हैं। उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी। टीएमसी ज्वाइन करने वाले कुछ लोग बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व ब्यूरोक्रेट यशवंत सिन्हा, क्रिकेटर कीर्ति आजाद, पॉलिटिशियन ललितेशपति त्रिपाठी। ममता बनर्जी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। पश्चिम बंगाल से जीते सांसद उनके इस सपने को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनका नाम इस पद के लिए तभी आगे बढ़ेगा जब उनके सांसदों की संख्या उपयुक्त होगी। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज पर सबकी निगाहें टिकी है। ममता ने भी यूपी में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। उनकी संभावनाओं में यह 2 नाम सबसे आगे हैं। एक मेनका गांधी और दूसरा उनके लड़के वरुण गांधी। उनकी दोस्ती समाजवादी पार्टी से भी है। कार्यकर्ताओं की कमी सपा पूरी करेगी और चेहरों की कमी ये बड़े नेता। खबर ये भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भी कई बड़े चेहरे का टिकट कटेगा। बीजेपी और पीएम को कोस कोस कर ममता ने पूरे देश में ऐसे लोगों की अच्छी खासी जमात खड़ी कर ली है जो बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं। ऐसे लोग ममता के पीछे खड़े होने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस भी बीजेपी को हराती नजर नहीं आ रही है। अब बात करें अगर बीएसपी की, तो यूपी में बहन कुमारी मायावती का सूर लगभग अस्त होने की कगार पर है। उनके साथ दलित वोट जरूर चिपका हुआ है, लेकिन सर्वजन का वोट उनसे दूर खिसक गया है। बात की जाए ओपी राजभर की, तो राजनीति के शातिर खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में अपनी ताकत अखिलेश की बैसाखी के सहारे बढ़ाई है। अब वह लोकसभा में मोदी मैजिक के जरिए सुभाषपा के सांसद तराशने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर है। सपा की लगातार हार ने उन्हें निराश किया है और उनसे चुनाव में कोई बड़े मैजिक की उम्मीद मुसलमानों को नहीं है। इस बार कई मुस्लिम विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी को वोट दिया। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक उसी के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ये विषय गांधी का भविष्य, इसमें कई निहितार्थ हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन आज इस राजनीतिक निहितार्थ पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये खबर भले ही कुछ लोगों को अभी कच्ची लगे, बहुत सारे नेता कह सकते हैं कि भाई हवा में गांठ लगा रहे हो आप, बहुत सारे पत्रकार भी इस बात को कह सकते हैं कि भाई हवा में गांठ लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वास्तव में एक राजनीतिक घटनाक्रम
घट रहा है, कहीं इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और जल्द ही जो हम आज कह रहे हैं बहुत कुछ संभव है कि ये सब चीज़ें आपको दिखें। इस पर हमने बहुत गंभीर लोगों का एक पैनल आज बनाया है इस मंथन कार्यक्रम के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी और तमाम मंत्रालयों को देखने वाले बहुत वरिष्ठ नेता सरजीत सिंह डंग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डंग साहब, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मनोज दीक्षित जी पूर्व वाइस चांसलर हैं अवध यूनिवर्सिटी के और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। अंशु अवस्थी कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। अवस्थी जी बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। और हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी सभी हैदर, जिन्होंने इस स्टोरी को कंसीव किया और दर्शकों के सामने पेश किया। आज मंथन में एक तरीके से यूँ कहें कि ये जो स्टोरी है ये एक तरीके से ब्रेकिंग प्राइम टाइम के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा मिजाज नहीं है चीखने चिल्लाने हल्ला मचाने का, तो हम बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करेंगे। सभी के पास जाएंगे सीधे। सभी, क्यों आपने कहा कि भाई ये दोनों माँ बेटे जो गांधी हैं, चाहे वो मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी, क्यों वहाँ जाएंगे? और कोई इनके पास क्या, इनका पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि भाजपा से तो छुट्टी तय है। सभी हैदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सुल्तानपुर के जो शातिर सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी सीधे जो है ममता बनर्जी जी की गोद में जाकर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको चेहरों की ज़रूरत है, इनको एक ऐसे छतरी की ज़रूरत है जहां से पानी, धूप और दूसरी सारी चीज़ों से बचा जा सके। मेनका गांधी जी के सामने भी उनका एक अभी पॉलिटिकल थोड़ा सा जो समय बचा है, जो उनका एग्जिट है वो एक अच्छा एग्जिट बढ़िया चाहती हैं। वहीं वरुण गांधी का अभी पूरा पॉलिटिकल कैरियर सर पर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लगातार, या यूं कहूं कि जो नीतियां हैं, चाहे एनआरसी आंदोलन हो, चाहे कृषि आंदोलन हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, किसी भी मुद्दे पर अगर विपक्ष के तौर पर साथ में रहते हुए किसी का ट्वीट आता है तो वरुण गांधी जी का ट्वीट होता है वो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। भारतीय बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपना दल, ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का दल है जो वरुण गांधी जी का जो ऑरा है उसको जो है वो अपने में समाहित करके आगे बढ़ सके? जाहिर सी बात है, किसी एक ऐसे चेहरे, किसी एक ऐसे संगठन, किसी एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो जहां पर चेहरा जो है वो वरुण गांधी का होगा और जो चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, जो अवेयरनेस है, वो ममता बनर्जी जी की होगी। ममता बनर्जी जी को भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ करने की जो है वो ज़रूरत है, वो करना चाहती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को काफ़ी करीब से समझा है। मैं देख रहा हूं पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी 10 से बड़ी रैलियां कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कभी कोई बड़ा रेप हुआ, ममता बनर्जी उस पर ट्वीट करती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, ममता बनर्जी ने यहाँ पर रैलियां की हैं। बात अगर हम विधानसभा चुनाव की करें तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर रैलियां की। बनारस में ममता बनर्जी जी का जो है वो काफ़ी विरोध हुआ था, उनको काफ़ी देर सड़क पर जो है वो रुकना पड़ा था। तो ममता बनर्जी जी ने उत्तर प्रदेश की गलियों की खाक छानी है। चेहरे मोहरे जो बड़े होंगे, अभी और सारे जो फौज है वो इकट्ठा होगी। बात अगर हम इसको हवा में लपकने की करें तो सर, डेनमार्क ने ऑक्सीजन से पानी निकाल लिया है। हम जो हैं इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार जो है इससे पूर्व में भी हमने दर्शकों को परोसी हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, मायावती जी की रैली होनी थी आगरा में, श्री गणेश करने जा रही थी वो, और चुनाव से पहले वो हमेशा आगरा में जो है आगरा से शुरुआत करती थी बहन जी, और वहाँ पर बाकायदा लाल किला और दूसरा सारा जो है उसकी तर्ज के ऊपर उनके लिए मंच बनाया जाता था। और बहन जी की एक बड़ी रैली थी। डिप्टी सीएम जी उस रैली के कोऑर्डिनेटर थे और लगातार रात में 8 बजे तक जो है वो उन्होंने जो मीडिया मैनेजमेंट था उसको किया, पत्रकारों से बात किया, अच्छे कवरेज की जो है वो रिक्वेस्ट की, और सुबह 10 बजे वो भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। एक और नाम है रीता दीदी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही थी। हमने खबर को सबसे पहले उठाया था, हमको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा
लेकिन बाद में अंततोगत्ता थोड़ा सा डिले हुआ था उनकी ज्वाइनिंग, लेकिन वो भी जाकर जो है वो ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। संभवतः जो है वो हम इस खबर को, आपने जिस तरीके से इस खबर को पूरे हर एंगल से दर्शकों तक पहुंचाया है, के न्यूज़ ने पहुंचा है, निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है। और पॉलिटिकल जो ये डेवलपमेंट होने जा रहा है, हो सकता है ये अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है यकीनी तौर के ऊपर अभी तक 2 हिस्सों में थी, अब 3 हिस्से में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अखिलेश यादव जी के साथ जो है ममता बनर्जी की फ्रेंडली फाइट होगी, या अखिलेश यादव जी को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाएगा, या एक अलग से पूरी सेना तैयार की जाएगी। ये वो सवाल हैं जिनके सवाल मिलना बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त वरुण गांधी और मेनका गांधी जी का जो एक नया ठिकाना है, जो नया घर है, वो ममता बनर्जी के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। हालांकि जो वरुण गांधी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लगातार इन खबरों को जो है वो अफवाह बता रहे हैं। जो तृणमूल कांग्रेस का जो नेता है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन जो हमारा पूर्व का अनुभव है उसके मुताबिक, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि पार्टी है या जो भी सारे लोग होते हैं, जब वो दल बदलते हैं, जब वो आस्था बदलते हैं, तो पूरे उस पैमाने को गुप्त रखा जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र में शिवसेना को देखिए, चाहे आप गोवा में दूसरे विधायकों को देखिए, चाहे आप किसी दूसरे प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको देखिए, तो हमें ऐसा लगता है सर हमारी खबर पुख्ता है। हमारे जो शातिर सूत्र हैं वो हमें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और होगा वही जो आप कहने जा रहे हैं, जो आप बताने जा रहे हैं। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सभी हैदर, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए और इस खबर पर लगातार कायम रहने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी हैदर। तो हमारे सहयोगी सभी हैदर ने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बताया। अब हम डंग साहब के पास चलेंगे और उनसे समझने जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खता हो गई जो मेनका गांधी और वरुण गांधी को बिल्कुल बर्फ में लगा दिया गया। राजनीति में से कहते हैं बर्फ में लगाना, ये बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं डंग साहब, बर्फ में लगाने को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डंग साहब, गांधी शब्द जो इस परिवार के साथ जुड़ा उसका अपना एक इतिहास है। फिरोज साहब के और स्वर्गीय इंदिरा जी के विवाह के समय गांधी शब्द क्यों जुड़ा, और गांधी शब्द जुड़ने के बाद जो जनता के बीच एक नाराजगी थी वो कम हुई, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना नाम उनको दे दिया। अब जहां तक महात्मा गांधी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवाद समाजवाद को स्वीकार किया था, गांधीवादी समाजवाद। तो महात्मा गांधी के प्रति हमारी श्रद्धा है। उन्होंने जो देश का स्वप्न राम राज्य का देखा था उसको हम साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जहां तक वरुण गांधी जी का, मेनका गांधी जी का प्रश्न है, दोनों हमारे सम्मानित सांसद हैं। अब इस पर उनको संतोष नहीं है या वो और अधिक अपने को चाहते हैं कि हम और लाइमलाइट में रहें या बड़े पद पर जाएं, तो यह तो संगठन तय करेगा और प्रधानमंत्री और उनके जो निकटस्थ सहयोगी हैं, हाईकमांड जिसको कहा जाता है, वो तय करेंगे। उन्होंने जैसा उचित समझा उनका उसी प्रकार का उपयोग किया। लोकतंत्र में आप देख ही रहे हैं, कीर्ति आजाद जी आज तृणमूल कांग्रेस में गए, ललतेश जी वर्षों तक कांग्रेस के, उनका खानदान, उनके बाबा, उनके पिता, वो सब लोग कांग्रेस में रहे। आज वो तृणमूल कांग्रेस में गए और जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उनकी क्या गति हुई वो आपने देख ली। एक नाम और आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी का बताया। शत्रुघ्न सिन्हा जी फिल्मी संसार से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी में उनको लाइमलाइट में लाया, उनको स्वास्थ्य मंत्री तक बनाया। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, मेरे व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे मित्र हैं। मगर अगर हमारा अहंग और हमारी इच्छाएं अनंत हो जाएं तो सबकी इच्छाओं को पूरा करना किसी के वश का काम नहीं है। और जो आज आपने विषय रखा है ये 90% काल्पनिक और 10% तथ्य के साथ है। कल क्या होगा, कौन कहाँ रहेगा, यह सारा अंदाज लगाना
नहीं, हमने विषय वस्तु में पहले ही डंग साहब ये बात कह दी कि बहुत सारे लोग, तो अब मुझे लगता है आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हमने खुद ही ये कह दिया, हमने खुद ही कह दिया कि ये बहुत सारे लोग इसको काल्पनिक कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में, चाहे वो राजनीति में राजनीतिक लोग हों, वो दल बदलते हों, तो वो बताकर नहीं बदलते, और ना ही हम पत्रकारिता भी किसी को बताकर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने कहा कि गति किसकी क्या हुई, तो शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा के सांसद हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं, और ममता बनर्जी एक विनिंग ये माना अब जा रहा है, जो नेता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये मान रहे हैं कि भाई उनको वहाँ सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत कुछ मांग लिया था कि भाई मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दो, ये नहीं मांग लिया था। कहीं मेनका गांधी ने ये नहीं मांग लिया कि भाई मुझे आप कोई ऐसा पद दे दो, या कहीं को कम से कम उपयोग तो करो। ये उन लोगों का जो ऐतराज है, सवाल है। वरुण गांधी लगातार नीतियों पर विरोध करते रहे हैं, लगातार अभी भी उनके ट्वीट आते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी के पास चलेंगे, चूंकि वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धान रंग मां सजे है, धान रंग मां सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ मसो किसम फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त
मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि गांधी का भविष्य क्या है। हमने इस कार्यक्रम को लाने का मकसद और निहितार्थ भी बताया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वैसे ये दो बड़ी शख्सियत हैं और ये गांधी हैं, तो इनके जाना ना जाना, कहाँ जाना, ये अपने आप में खबर है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोई कितना भी नकारे, कोई कितना भी काल्पनिक कहे, लेकिन ये खबर है और इस खबर पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 2024 के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की रणनीति और उसके आलोक में भारतीय जनता पार्टी में जो नाराज नेता हैं उनका पलायन, कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं उनका पलायन। लेकिन जो हमारा फोकस है इस चर्चा का वो 2024 का चुनाव है। प्रोफेसर मनोज दीक्षित, वाइस चांसलर अवध यूनिवर्सिटी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, पूरा जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष बिखर गया, उपराष्ट्रपति चुनावों में भी खींचातान मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश का रण, मतलब है तो पूरे देश में चुनाव 24 में, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की राजनीतिक दलों की दशा दिशा पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालें। और ये जो घटनाक्रम जो अभी चल रहा है, अभी बाहर नहीं आया है कि काफ़ी नेता टीएमसी में जा रहे हैं और ये मेनका गांधी और वरुण गांधी भी उनके जाने की चर्चा है और वो बंगाल में है भी, ऐसी खबरें भी हैं। तो क्या अब समाजवादी पार्टी के साथ कोई कोलिशन बनाएंगी ममता बनर्जी, या क्या ममता बनर्जी टक्कर देंगे, या ममता बनर्जी अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं कि मोदी को ममता बनर्जी टक्कर देंगी? प्रोफेसर साहब। जी चौहान साहब, बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं डंक साहब को प्रणाम करता हूँ। आज 20 वर्ष के बाद उनके दर्शन मुझे हो रहे हैं और इस चर्चा में 2-3 पक्ष हैं जो आपने बड़ी स्पष्टता के साथ यहाँ डाले। नंबर 1 तो ये है कि यूपी का रण जो है वो निश्चित रूप से डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा 2024 के चुनाव में अगली सरकार बनाने में। निश्चित रूप से 80 सीटों का एक महत्व है और अभी तक पिछले 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही डिसाइसिव, निर्णायक मैंडेट दिया है, जिसके आधार पर सरकारें बनाना आसान होता गया है। 2014 और से आसान हुआ 2019 की सरकार बनाना, बिकॉज उत्तर प्रदेश ने एक डिसाइसिव मैंडेट पहले की भांति फिर से दिया। जाहिर है कि पिछले लगभग 10 वर्षों में, और 2014 से 24 तक 10 वर्ष हो जाएंगे, विपक्ष की सारी रणनीति का फोकस मोदी को हराने पर हो गया, अपने को आगे बढ़ाने पर नहीं हो पाया। और ये एक बड़ा कारण बनता है कि मोदी सेंटर में रहेंगे, 2024 में भी रहेंगे और हो सकता है आगे भी रहे, लेकिन 2024 में निश्चित रूप से रहेंगे, क्योंकि ये सेंटर विपक्ष बना के दे रहा है। ये सेंटर स्वयं भाजपा नहीं बना रही है। भाजपा तो एक बड़ी पार्टी है, एक वटवृक्ष हो गई है, बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता है। जाहिर है उनका अपना अपनी एक व्यवस्था है, सांगठनिक संरचना है, उससे काम चल रहा है। लेकिन विपक्ष का सारा फोकस जब एक व्यक्ति विशेष हो जाता है तो जाहिर है कि अगला चुनाव भी उसी व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर ही होगा, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं नजर आता है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस पे जा रहे हैं। मुझे तृणमूल कांग्रेस भाजपा का विकल्प नहीं दिख रहा है, मुझे तृणमूल कांग्रेस का विकल्प दिख रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस से जो लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, कांग्रेस के सिस्टम से हतोत्साहित हो रहे हैं,
कांग्रेस के नेतृत्व से हतोत्साहित हो रहे हैं, उनके बिहेवियर से हतोत्साहित हो रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं है कहीं भी किसी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में शायद आपको कार्यकर्ता दिखेगा ही नहीं। ये जो समस्या हो रही है ये कांग्रेस और अन्य विपक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने का साधन बन गई है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आज की तारीख में तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह जरूर दिखाई पड़ती है। हालांकि वो बंगाल में सीमित है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसा नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट अवश्य कर पाने में सफल हो रहे हैं और अपने बगल के राज्य बिहार में विशेष रूप से ये कर पाने में सफल हो रहे हैं कि वे ही कुल मिलाकर भाजपा का विकल्प है। वे भाजपा का विकल्प है ऐसा मैं एक विश्लेषक के रूप में नहीं समझता, लेकिन वे भाजपा का विकल्प बनने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि विपक्ष में और कुछ है नहीं, दिखता नहीं है जो कि संगठनिक रूप से मजबूत हो या जिसके तेवर ऐसे हो जो कि राष्ट्रीय विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा हो। वे भी कांग्रेस से निकली है, जाहिर है कांग्रेस की सारी कमियां उन्हें पता है और विपक्ष की भी सारी कमियां उन्हें पता है। टीआरएस भी कांग्रेस से निकली है, टीएमसी भी कांग्रेस से निकली है, तो कांग्रेस के लिए वो एक स्वाभाविक ठिकाना बनती जा रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और यही कुल मिलाकर विपक्ष की ताकत के रूप में यदि देखें, अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक है तो उसको मैं ताकत तो नहीं मानूंगा, हाँ ये कह सकता हूँ कि एक टोकन प्रेजेंस उनकी स्टेट में बनी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जो अपनी जीतने की क्षमता प्रदर्शित कर सकता था। बसपा का भी यही हाल है उत्तर प्रदेश में, एक ऐसे व्यक्ति के पास बसपा का आज एमएलए है जो कि व्यक्तिगत रूप से जीत सकता था, इसलिए वो जीता है, न कि वो किसी पार्टी के कारण जीता है। तो सांगठनिक जो कमजोरियां विपक्ष अपनी प्रदर्शित करता जा रहा है, उसके कारण अभी 2024 के चुनाव तक अगर मैं ये देखूं कि सांगठनिक शक्ति और सांगठनिक बिखराव इन दोनों के बीच में अगर चुनाव हो रहा है तो जाहिर है जो सांगठनिक शक्ति होगी वो ज्यादा अच्छे से प्रपोज कर पाएगी। यहाँ पर एक विश्लेषक के रूप में यही कहना मेरे लिए बहुत अन्यथा नहीं होगा, डंग साहब इस बात से सहमत होंगे कि विपक्ष की बिखराव एक मजबूत पार्टी के लिए आसानी पैदा करती है। जितना बिखरा विपक्ष होगा उतना ही भाजपा के लिए आसानी होगी। विपक्ष का इकट्ठा हो जाना बहुत बड़ी परेशानी बनेगी, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशानी नहीं बनेगी यदि विपक्ष की मौजूदा स्थिति बनी रहती है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजभर जी की पार्टी हो, बसपा की हो, इन सभी में अपने टीएमसी का भी प्रवेश हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी प्रवेश हो रहा है, एमआईएम का भी प्रवेश हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर विपक्ष को 10 हिस्सों में बांट रहे हैं और पक्ष में एक पार्टी है जो छोटे दलों के साथ अपना संगठन बनाती है और वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश करती है और सफल हो जाती है। यही स्थिति कमोबेश अभी भी बनी हुई है। अब आपके प्रश्न का तीसरा हिस्सा आता है गांधी। ये गांधी कितने गांधी हैं इस पर तो रंग साहब ने विस्तार से चर्चा करी थी, लेकिन हाँ ये गांधी शीर्षक का लाभ उठाने की स्थिति में बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं, ये बात आपकी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या गांधी स्वयं गांधी मुख्य गांधी भी आज चुनावी धारा में बहते तो क्या वे चुनाव जीतते? इस पर प्रश्न चिन्ह आज मैं लगा सकता हूं। चुनाव जीतना एक अलग रणनीति है। चुनाव जीतना जन के बीच में न केवल प्रवेश करना है बल्कि वोटरों के दिल में प्रवेश करना है। वोटर आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं अमेरिका की भाषा में अमेरिकन डेमोक्रेसी भी जिसका जो कहते हैं कि वो रेंट सीकर होता है, वो चाहता है कि हम अगर वोट दें हमें क्या मिलेगा ये बात स्पष्ट हो जाए। जो ये बात स्पष्टता से कह देता है वह उनका वोट लगाने की स्थिति में होता है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष यह कंफ्यूजन में है कि वे मोदी का विरोध करें या वे अपनी नीतियों का सामना करें जो कि मोदी की नीति से अलग पृथक हटकर कोई चीज ऑफर कर रही हो। यह कर पाने में चूंकि वह असमर्थ रहते हैं, इसलिए उनके वोटों का अल्टीमेटली बिखराव होता है और अल्टीमेटली वे चुनाव हारने की कगार पर पहुंच जाते हैं। रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव इस बात में बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित 2 सीटें मानी जाती थी। वहां भी इस बिखराव ने भाजपा की स्थिति को मजबूत कर दिया। अब मैं 2 बातें कहकर अपने इस पक्ष को समाप्त करूंगा, आगे की बहस देखेंगे। ये जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की जो चर्चा हो रही है, इनकी समस्या यही हो गई है कि अब ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां से ये निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। 9 बार की एमपी मेनका जी है, 4-5 बार के एमपी अब धीरे धीरे वरुण जी भी होते जा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये उस भाजपा के मुख्य मूल हिस्से थे जब भाजपा एक छोटी पार्टी, तुलनात्मक रूप से एक छोटा दल थी जहां पर एक लोगों का महत्व था।
आज भाजपा एक सर्वसमावेशी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, एक पैन इंडियन पार्टी है, 21 सरकारें चला रही है। वहां पर आपका सांसद हो जाना ही अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए। उसके भी आप स्थिति में नहीं है कि आप सांसद होने पर भी निगोशिएट कर सके। हम क्यों भूल जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को? हम क्यों भूल जाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी से बड़ा अर्थशास्त्री इस पर विश्व में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने भाजपा में अपनी दुर्गति इसलिए कराई कि वे सीधे टक्कर लेना चाहते थे, लेकिन वे एक सांसद मात्र थे। अपनी बात को सांसद के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न कह पाने के कारण आज वो भी किनारे ही है। ऐसे बहुत सारे सांसद किनारे हैं जो कि ये समझते थे कि वो उस जमाने में उनकी बहुत पावरफुल थी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वो वाजपेयी जी की सरकार अल्पमत की सरकार हुआ करती थी। मोदी की सरकार आज भाजपा स्वयं में प्रचंड बहुमत के साथ है, एनडीए तो और भी भयंकर बहुमत के साथ है। ठीक बात है, ठीक बात है। का बदलाव जो है उनको खुद समझना प्रोफेसर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक ताजा उदाहरण, डंग साहब बैठे हैं, कितने दिनों से धैर्य रखे हुए हैं। हमने डंग साहब को जलवा जलाल देखा है सरकार में, लेकिन धैर्य धारण किए हुए हैं कि ठीक है भाई, अब वो छोटी पार्टी है नहीं, ये पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। तो डंग साहब भी बहुत पुराने नेता हैं, हम लोग तो बहुत दिनों से देखते रहे, वर्षों, और बहुत सम्मानित मंत्री रहे हैं कैबिनेट के, लेकिन वो इस बात को समझ गए और पार्टी के काडर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद गांधी अभी उसी तुनक में हैं कि भाई हम गांधी हैं। अरे भाई गांधी हैं तो अपनी पार्टी में जाओ, अपना काम करो। अपना दल के साथी अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह, अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी आपके दल में आके चुनाव लड़ना चाहें, अब डंग साहब कहेंगे ये भी काल्पनिक प्रश्न है लेकिन मैं करूंगा इसको, आज मैं कल्पना की उड़ान उड़ रहा हूं, तो क्या आपके अध्यक्ष उनको एंट्री देंगी या कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार करेगा? अध्यक्ष चलिए दे भी देती है तो क्या कार्यकर्ता स्वीकार करेगा? क्योंकि वो अगर टीएमसी के पास जा सकती है, देखिए बहन जी के पास उनके लिए स्पेस नहीं, अखिलेश यादव के पास स्पेस नहीं, उत्तर प्रदेश में चूंकि उनका जो स्टेटस है, मान लीजिए अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की राजनीति करती हैं, तो क्या ये संभव है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और हमारे साथ आदरणीय दीक्षित जी और डंग जी जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने दोनों लोगों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा और एनडीए की सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था वरुण गांधी जी को, मेनका गांधी जी को, हमें लगता है या पूरे समाज को लगता है कि उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रही। और रही बात इच्छाओं की, तो इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। अब अगर आप बात करते हैं हमारे पार्टी अपना दल यस की, हमारी नेता आदरणीय भानु कुमार अनुप्रिया पटेल जी की, तो ये देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। अगर वो पार्टी में उनको शामिल करते हैं, नहीं करती है, उसमें मैं कुछ कहूँ ये मुझे नहीं लगता है असंभव है, क्योंकि अगर वो भाजपा के साथ उनको रहना है तो ऐसा कोई दुश्मनी कोई लेगा नहीं। हमारा हम एनडीए के साथ 2014 से है। 2014 का लोकसभा का चुनाव हमने एनडीए के साथ जीता, उसके बाद 2017 का विधानसभा का चुनाव भी हमने एनडीए के साथ जीता। आप आ जाइए 2022 के चुनाव में भी हमारे 12 विधायक हैं अपना दल इसके आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, और आगे भी हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो भाजपा के खिलाफ कोई अगर जा रहा है तो मुझे नहीं लगता, बाकी शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मैं उसमें कुछ कहना उचित नहीं समझता। ठीक है अरविंद भाई। जावेद अहमद जावेद साहब जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जावेद भाई, बहुत सारी बातें चर्चा में निकल आई। डंग साहब ने खुद ही बता दिया कि भाई बहुत कुछ मिल गया, और उनके गांधी को माने बता दिया क्या क्या गांधी है क्या है। बहुत मुझे खैर बहुत ही इस तरह की चीज़ें डंग साहब कह सकते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मनोज दीक्षित जी ने यह बताया कि भाई अब पार्टी वो वाली नहीं रही, अटल जी वाली पार्टी नहीं है, मोदी की पार्टी है, और इसमें सांसद बन गए, इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये देखने में आता है कि जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल ब्लैकमेलिंग करती हैं, राजभर ब्लैकमेलिंग करेंगे, निषाद ब्लैकमेलिंग करेंगे, और मैं आ रहा हूं अरविंद जी, आपको इसमें प्रतिवाद करने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सारे लोग करते हैं। अभी वो पहले मंत्री थे, अब राजभर पहले मंत्री थे और वाई श्रेणी में खुश हुए फूले फिर रहे हैं। तो ये लोग अपने नेताओं को, या यूं कहें कि वो नेता जो मुखर होकर नेतृत्व में बोलते थे और आंतरिक लोकतंत्र में बात करते थे, उनको किनारे कर दो
चाहे दूसरे की दाढ़ी में हाथ लगाना पड़े कि भैया आप मेरे आ जाओ, मैं आपको ये बना दूंगा। जावेद साहब। बिल्कुल एक काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में एक ये वास्तविक भी हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ दशक में अगर बीजेपी का और कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करें, हम तुलना करें, तो बहुधा ऐसी घटनाएं मिली हैं जो नेता का कद बड़ा रहा, पार्टी छोटी रही, या कहीं पार्टी छोटी रही और बड़े दलों के कंपैरिजन में उसकी भागीदारी नेगोशिएशन की रही, या वो किसी तरह की बात बार्गेनिंग की बात, जैसे अभी आपने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया या और भी दलों की बात कही। तो अब ये परिस्थिति पिछले 7 सालों में तब्दील हुई है, और अब ये कहना कि कोई के नाम से उतने बड़े दल में कोई उसकी अहमियत नहीं है, मेरा मानना ये है कि वरुण गांधी एक फायर ब्रांड के नेता के नाम से के कैरेक्टर से जाने जाते थे, और बीजेपी में काफी स्पेस थी पूरे प्रदेश में, एक उनकी अपनी हनक थी पार्टी में। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम में अगर आप देखें तो वरुण गांधी जैसे बहुत सारे लोग इस धारा प्रवाह में और इस एक बड़े समंदर में खो गए। तो जरूर इनको अपने अस्तित्व का तो फिक्र है, चिंता है, और हर एक राजनीतिक आदमी को इस बात की अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती है। तो अगर ये चर्चा चली है तो इसमें कुछ सच्चाई होगी, या क्यों न हो, अवसर की तलाश में नेता भी हैं, पार्टियां भी हैं। और अभी आप हाल ही में देखेंगे जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, बहुत ही काबिल लीडर और राज्यसभा के मेंबर कपिल सिब्बल साहब ने सपा का हाथ पकड़ा और सपा ने उनको राज्यसभा में दोबारा भेजा। तो आप जसवंत सिन्हा साहब का भी देखेंगे कि वो टीएमसी के ही बल पे या उसी के प्रपोजल पे उनको आगे बढ़ाया गया, और नतीजा जो भी रहा, लेकिन टीएमसी इस पोजीशन में दिखती है, जैसा कि हमारे और भी पैनलिस्ट ये बात कह रहे थे कि वो एक कांग्रेस की पूरक हैं। लेकिन अब जहां कांग्रेस कमजोर हिंदी बेल्ट में दिख रही है, तो हिंदी बेल्ट में किसी न किसी का अस्तित्व आना जरूरी है। तो इनकी परिवार का प्रेजेंस है, मेनका गांधी का भी रहा है, कई दशकों से वो अपना रिप्रेजेंट करती रही पीलीभीत से, और ये भी अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। अभी इनका भी बहुत वक्त है राजनीति में। तो मेरे समझ से अगर ये कोई बात चली है तो इसका कुछ राजनीतिक मतलब निकलता है। और आप बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, आप बहुत पीछे भी जाएंगे तो पार्टी छोटी होती थी, नेता का व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता था। मैं आपको कुछ बहुत पुराने उसमें ले जाएंगे। चंद्रशेखर सिंह एक प्रधानमंत्री हुए इस देश में, जिन पार्टी का बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं था, लेकिन वो व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। तो आज की परिस्थिति ये कहती है कि पार्टी का बड़ा होना जितना बड़ा है, उसमें क्या व्यक्तित्व बड़ा बन पा रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसका एक बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत प्रदेशों में उसकी हुकूमत है, तो यहाँ वहाँ नेता चंद लोगों को अगर उंगलियों में गिन लिया जाए, उत्तर प्रदेश के ही सिनेरियो में देखें आप या केंद्र में देखें, तो सबको उस बात का संवाद करने का हक नहीं है, उसके अपनी ही मानवाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये तो बात सत्यता है कि जब पार्टी का विस्तार बड़ा हो जाता है तो जो और जिनकी अपनी व्यक्तित्व होता है उसमें कमी आती है, जिसमें वरुण गांधी हैं। वरुण गांधी को तलाश है अवसर का, कांग्रेस के लिए आसान नहीं है उनके यहाँ जाना, लेकिन डेफिनेटली टीएमसी अगर एक ऑप्शन है तो वो हिंदी बेल्ट में अपना विस्तार बढ़ाने के लिए एक फायर ब्रांड जो नेता है, जो बीजेपी की भाषा में उनको अगर कुछ कह सकता है, तो ये विकल्प का एक मतलब है, कह सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। ठीक बात जावेद साहब। डंग साहब, एक बात जावेद साहब ने अभी कही, बहुत मैं आदर के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, ये बात है, ये क्या है? ठीक है, आप ऑन एयर नहीं बहुत सारी बातें बोल सकते होंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बहुत गंभीर नेता हैं आप, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कहेंगे, लेकिन क्या अंदर पार्टी के अंदर कहीं घुटन नहीं? अभी देखिए सरकार में, अभी उत्तर प्रदेश में 3 बड़े मंत्री लिख रहे हैं कि भैया मेरी नहीं सुनी जा रही है, कौन सी शक्ति है सरकार चला रही है। अभी डिप्टी सीएम आप ले लीजिए, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जो हाल में कांग्रेस से आए थे, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को लेती है, बाहरी लोगों की कम से कम इज्जत करती है,
अपनों की करती कि नहीं करती आप लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन बाहरी लोगों की बहुत इज्जत करती है। लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को भी दिक्कत हो गई, ब्रजेश पाठक को भी दिक्कत हो गई। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान नहीं, आप लोगों की इज्जत करती है, मुझे पता है। आप लोगों का बहुत सम्मान है, जो सहयोगियों का बहुत सम्मान है, मैं ये इस बात से मुतमईन हूँ। डंग साहब, कहीं ना कहीं ये चीजें अंदर क्या उपेक्षा जैसी लोगों को महसूस नहीं हो रही, या केवल वो एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा उपेक्षित हैं हम? देखिए, अभी आपने मेरी चर्चा की कि मैं नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ। आपने चर्चा छेड़ी है, हाँ। इसलिए जनता के बीच सच्चाई जानी चाहिए। हाँ जी, एक ऐसी विधानसभा जहां 850 के करीब सिख वोट हो, केवल पुराना कार्यकर्ता होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे टिकट दिया गया। और शायद अगर बीजेपी न होती तो कोई दूसरी पार्टी या दम उसके अंदर नहीं था कि मुझे मिर्जापुर जैसी जगह से टिकट देती। ठीक बात। और वहां की जनता ने स्नेहपूर्वक मुझे एक बार नहीं 4 बार लगातार विधायक बना के भेजा। पार्टी ने मुझे लोक निर्माण, वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए। अब हर बार यह आवश्यक नहीं है कि आपको हर बार महत्व दिया जाए, तो नाराज होने का, कुंठित होने का अधिकार तो सबको है। आखिर जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ के आए, आज वो मंत्री हैं। सिंधिया जी के सुपुत्र वो आए, आज वो मंत्री हैं। तो हम ये उनसे भी तेज तर्रार अगर वरुण गांधी जी हैं, मैं नहीं जानता हूं, आपका अपना आकलन होगा। नहीं, आप ही तय करिए। आपकी पार्टी वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो आपकी पार्टी में। राजनीति कर रही है, कोई भजन मंडली नहीं है। जहां जो पात्र होगा और राजनीतिक रूप से उसका लाभ भी मिलेगा, वहीं तो उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाएगा। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के एक राजस्थान के विधायक ने मनमोहन सिंह जी का बरसों पुराना एक चुटका लाकर फिर छोड़ दिया। गुजरात के अध्यक्ष हैं वो गुजरात के अध्यक्ष हैं। वो मुसलमानों का अधिकार पहला है। गुजरात के अध्यक्ष हैं वो। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। हाँ, गुजरात के नेता हैं शायद वो। 3-4 पीढ़ियों तक चलाने के लिए धन कमाया, हमें उनका साथ देना चाहिए। आखिर इस प्रकार के स्टेटमेंट क्या बताते हैं? तृणमूल कांग्रेस में जाने से अगर कोई जाता है क्या होगा, ये आज के दिन में कहना बहुत कठिन है। और सच ये है कि जो दीक्षित जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी है, योग्य सुपात्र लोगों की कमी नहीं है, मगर जो स्थान भरने होते हैं, जिनको उत्तरदायित्व देना होता है, उनकी संख्या सीमित है। तो हमारी यह भी एक सीमा है, और इस सीमा के अंदर हम जो अच्छे लोग हैं। अब बताइए कि राष्ट्रपति के लिए कई नामों की चर्चा आप लोगों ने की, बहुत कल्पनाएं हुई, अब फलाने आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं, कई नाम लिए आप लोगों ने। अंत में द्रौपदी जी को, मुर्मू जी को राष्ट्रपति का हमने उनको टिकट दिया। और साहब, एक मिनट रोकना चाहूंगा, ये जो किया ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती थी। अपना दल के बारे में मैं विश्वास से कह सकता हूँ, अपना दल ने कभी सौदेबाजी नहीं की है। अंदर जाकर के और बात करना, संगठन में आपस में नेताओं में, और उसमें कोई सहमति बनना। आज आशीष जी हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अनुप्रिया जी हमारे यहाँ केंद्र में मंत्री हैं, और हमारी सांसद है, मिर्जापुर की सांसद है, और जनता उनसे प्रसन्न है। फिर ईश्वर चाहेगा, अगर वो भाजपा के समर्थन से लड़ेंगी, फिर विजयी होके आएंगी। तो पात्रता बहुत लोगों की है, हमारी सीमा है कि हम उत्तरदायित्व कितनों को दें। ठीक बात है। और इच्छाएं अनंत हैं, आकांक्षाएं अनंत हैं। अपने व्यक्तित्व को महनीय समझना, महान समझना, ये हमारे अहंकार का परिचायक है। और अहंकार करने वाले कभी शीर्ष पर नहीं जाते हैं, सदैव पतन की ओर जाते हैं। अभी आपने कहा डंग साहब की भजन मंडली नहीं है, कोई डफली नहीं बजाने आए हैं, राजनीति में कुछ अर्जित करने आए हैं या कुछ पार्टी को देने आए हैं। आपने अभी कहा कि भजन मंडली नहीं है, पार्टी जिसका उपयोग समझेगी, जो वोट बटोरू नेता होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो चाहे बाहर से आयातित करने हो या ना करने हो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का क्या योगदान उत्तर प्रदेश में कम रहा? उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था। बड़ी मुश्किल में अब वो जा पाए राज्यसभा, बहुत मुश्किल में। मतदाता सूची वो कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश के अलग है, बिहार के अलग है,
कर्नाटक की अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, वो पनप नहीं सकते हैं। सबका साथ और सबका विकास जब तक कोई नहीं कहेगा, जो मोदी जी कहते हैं, तब तक उनकी गाड़ी पटरी से उतरी ही रहेगी। मैं निश्चिंत होकर के कह सकता हूं 2024 ही नहीं, आने वाले 29 में भी अभी भारतीय जनता पार्टी ही देश का शासन चलाएगी। नहीं 50 साल तक उन्होंने कहा, अमित शाह साहब ने कहा कि हम 50 साल, जैसे कांग्रेस ने 50 साल शासन किया है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, मैं सहमत हूं उनसे, मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह वो पार्टी को चला रहे हैं 50 साल शासन कर सकते हैं वो। ये इसमें कहीं कोई अति संयोक्ति आप नहीं कह रहे हैं, ना आपके नेता भी नहीं कह रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज दीक्षित के पास जाऊंगा और मेरा आखिरी प्रश्न, बहुत सम्मान के साथ डंग साहब आपको रोक रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ रोक रहा हूं, डॉक्टर मनोज दीक्षित के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल चूंकि आपसे तो जाहिर सी बात है कि तटस्थ भावों की उम्मीद है और आप वैसे ही टिप्पणियां देते भी हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किनारे कर दो, वरुण गांधी को किनारे कर दो, शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे कर दो और जितिन प्रसाद को ले आओ। वो भाई कितने बड़े ब्राह्मण नेता हैं, कितने बड़े ब्राह्मण नेता हैं। केवल एक नेता के कारोबारी रिश्ते के कारण पार्टी में आ गए, कितने वोट उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दिलवा दिए। और उनके मंत्रालय में क्या हो रहा, मुख्यमंत्री को सीधे सीधे दखल देना पड़ा भ्रष्टाचार में। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर अपनी मूल पार्टी देखें तो वही पुराने नेता हैं, बाकी अगर आप लिस्ट देखें तो ज्यादातर नेता कांग्रेस से आए हैं या दूसरे दलों से आयातित नेता हैं। तो ये बात बड़ी खराब लगेगी, लेकिन उलट कर आप कहें इसको कि क्या आयातित नेताओं की पार्टी नहीं बन गई है, जो मूल काडर था उसकी उपेक्षा की जा रही। डॉक्टर मनोज दीक्षित, आखिरी सवाल है इस डिबेट का। इसके देखिए, जहां तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का प्रश्न है, मैं इन टोटल में डॉक्टर साहब पूछ रहा हूं, इन टोटल में आप रेफरेंस दे सकते हैं, आप रेफरेंस देख सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव को ला रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता भी हूं और उनकी जुझारू ताकत को भी जानता हूं। लगा कि बीच में वो उन्हें उपेक्षित किया गया और लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा में सम्मान भेज भी दिया गया, मुख्य सचेतक की भूमिका भी दे दी गई। मुझे लगता है कि मुख्य सचेतक की भूमिका कैबिनेट मंत्री की भूमिका है, तो उनका लेकिन यह ध्यान रखें, आपने यही एग्जाम्पल दिया है और यही एग्जाम्पल ही मैं आगे ले जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने अपने मुझ से एक शब्द भी नहीं बोला। वे तब के कार्यकर्ता हैं जब पार्टी के पास 2 सांसद थे, वे तब के पुराने तपे हुए कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने अपने मुझ से कभी नहीं कहा कि उनकी उपेक्षा हो रही है या उन्होंने वरुण गांधी की तरह अपने आप को फायर ब्रांड किया हो या सुब्रमण्यम स्वामी की तरह एंटी लिखना शुरू कर दिया हो। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे जानते थे कि ये राजनीति, देखिए एक पक्ष, आपको ये बात चौहान साहब समझनी चाहिए कि जब भाजपा आगे बढ़ी है, पहले ये डंग साहब तो शुरू के कार्यकर्ता है, पहले हम लोग इसको ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते थे। आज की तारीख में भाजपा से ज्यादा मुझे लगता है कि बैकवर्ड और दलित किसी और पार्टी के पास है ही नहीं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जाहिर है कि इसमें जब आपको सोशल कॉम्पोजिशन बैठाने पड़ेंगे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे और ये कॉम्प्रोमाइजेस वे ही साधारण पुराने कार्यकर्ता कर पाएंगे जो इस पार्टी की मूल भावना से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है। अब जहां तक ये बात बिल्कुल सही, आपकी बात, वो अपैरेंटली ऐसा लगता है जरूर कि बहुत सारे आयातित लोग आए हैं, लेकिन वे आयातित कहाँ से आए हैं इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। आयात कहाँ पे किया जाता है? जहां पर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कुछ गड़बड़ रही है, इसलिए आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हुआ, एक आयात से अपनी सीट ही नहीं हारे बल्कि वहां छोड़ के भागना भी पड़ा और वहां से भी हारे। ये आयात की जो विकल्प है, राजनीति का एक पार्ट है, हिस्सा है, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। टीएमसी के पास शत्रुघ्न सिन्हा का क्या स्वाभाविक रिलेशनशिप है मैं नहीं समझता, लेकिन वे आयात हुए वहां पर, या यहाँ से निर्यात हुए वहां आयात हुए जाकर और वहां वे सांसद बने, लेकिन क्या वे उस पार्टी की मूल भावना से कभी जुड़े रहे हैं? नहीं। ये एक सत्ता के समझौता उन्होंने किया, ऐसा हुआ। ये राजनीति का एक पक्ष है और ये उसका एक गेम प्लान का हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ राजनीति के अपने नियम हैं, वे साधारण नियम नहीं है, वे समाज के नियम नहीं है, वे राजनीति के अपने नियम है, जहां पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना और मेजॉरिटी को बनाए रखना भी एक दायित्व है उनका, हर दल का दायित्व है और हर दल यही कर रहा है। तो आयात निर्यात की व्यवस्था तो चली करती है, इसको आयाराम गयाराम पहले कहा करती थी, जब ज्यादा हो जाती थी उसको लेकर काफी सारी स्थितियां क्लियर हुई, दल बदल बाद कानून आया, मंत्रियों की संख्या सीमित हुई, ये सब करके ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि राजनीति के नियम भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो
बल्कि उनको एक गेम प्लान के अंदर ही रखना चाहिए, एक फ्रेम में रखना चाहिए। आयातित नेताओं की व्यवस्था, सबसे ज्यादा आयात कहाँ से हुआ है? कांग्रेस से हुआ है। ये कांग्रेस छोड़ क्यों रहे? ये भी तो नहीं, हम इसको दूसरी तरह डॉक्टर साहब ले लेते हैं कि जहां फ्रेश माल है, जहां माल ठीक है, वहीं से आयात है। अगर एक उपभोक्ता की तरह देखें, हम सड़ा माल नहीं लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सड़ा माल भी लिया है, आयात किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जो सरकार में सड़ांत फैला रहा है, अभी भी योगी जी को सड़ांत के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, सर्जरी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और बवाल चल रहा है सरकार में। अब इस बात पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इसको सड़ा माल कहते ये जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डंग साहब का, बहुत शुक्रिया। आप लोग एक दायरे में बंधे, हम भी एक दायरे में बंधे, लेकिन जो चल रहा है वो तो कहना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद डंग साहब, डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, अरविंद सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अंशु अवस्थी जी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका भी बहुत धन्यवाद, और अहमद साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मंथन में बात यही है कि भाई आयात और निर्यात, डॉक्टर मनोज दीक्षित बहुत राजनीति के बहुत बेहतरीन जानकार व्यक्ति हैं, कुलपति रहे हैं अवध विश्वविद्यालय के, और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे दर्शकों को समझाया भी। वो कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी को शीर्ष पर ले जाने के लिए या शीर्ष पर बनाए रखने के लिए ये आयात निर्यात एक स्वाभाविक प्रक्रिया सभी दल करते हैं। तो हो सकता है कि, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा क्या स्वाभाविक टीएमसी की विचारधारा से सहमत हैं। इसी तरीके से बहुत सारा जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आयात किया वो क्या मूल विचारधारा से जोड़ पाएंगे, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि हमको जल्दी ही मेनका गांधी और वरुण गांधी निर्यात होते दिखें, भाजपा से निर्यात और टीएमसी में आयात होते दिखें। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते हम एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, महंगाई के मारे हाहाकार मचा है। हर चीज़, गैस सिलेंडर 1070 का, क्या गिनाएं क्या न गिनाएं, आफत है। तनख्वाहें बड़ी नहीं। ऐसी महंगाई के दौर में जब चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है, विपक्षी दल संसद नहीं चलने दे रहे हैं, तो इस महंगाई का रोना कौन रो रहा है? केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मंत्री जी कहीं यात्रा पर थे, अचानक रुके, सड़क किनारे उन्हें भुट्टे, मक्का के भुट्टे नजर आए, खुद ही अपनी पसंद के भुट्टे भुनवाने लगे, और जब कीमत पूछी, कीमत जानते हैं कितनी थी? 15 रुपये। और जब शुरुआत में भुट्टे आते हैं नए नए तो 20 रुपये का भी मिलता, कोई अचंभा नहीं है। लेकिन मंत्री जी को ये भुट्टा भी बहुत महंगा लग रहा है। वो कह रहा, अरे इतना महंगा बेच रहे हो, ये तो 5 रुपये का मिलता है। इसका मतलब मंत्री जी को दीन दुनिया से कुछ लेना ही देना नहीं, पता ही नहीं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल डीजल के ये हाल हैं, आटा भी 30 रुपये किलो पहुंच गया है। अब मंत्री जी हैं, इनको सुविधाएं तो सरकार से मिलती हैं, सांसदों वाली सुविधाएं इनको मिलती हैं, आना जाना और खाना भी फ्री। आप तय कीजिए महंगाई है कि नहीं। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, तो इसका मतलब कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई भुट्टा महंगा है, तो मंत्री जी खुद भी पता कर लें कि और चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।